हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे खासे होंगे। आज हम लोग महात्मा गांधी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है महात्मा गांधी के जीवन और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित वो सारे प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। ये डिफरेंट एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं और आने वाले एसएससी, रेलवे, पीसीएस, स्टेट लेवल के सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको जीएस मेंटर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। तो फ्रेंड्स, करमचंद गांधी कौन थे? तो बापू के ये पिता थे, है ना, यानी महात्मा गांधी के पिताजी थे। और इनका एक उपनाम भी है। उपनाम इसका क्या है? तो बोलेंगे कबा गांधी। क्या बोलेंगे? कबा गांधी। और ये कहाँ के दीवान थे? तो ये आपके पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर के दीवान थे। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो फ्रेंड्स, गांधी जी की अगर शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर इनके जो प्राइमरी शिक्षा हुई थी, प्राइमरी एजुकेशन ये लिए थे, वो पोरबंदर से लिए थे। पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में है। हाई स्कूल की जो शिक्षा इनकी हुई थी वो राजकोट में हुई थी। राजकोट में एक स्कूल है जिसका नाम है अल्फ्रेड हाई स्कूल। अल्फ्रेड हाई स्कूल, यहाँ पर इनकी शिक्षा हुई। फिर ये आर्ट्स की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गए और कॉलेज का नाम क्या था? सामलदास आर्ट कॉलेज। और ये कहाँ पर? तो भावनगर में। और फिर ये लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? तो ये लंदन चले गए थे। ठीक है, लंदन चले गए थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में और वहाँ से ये लॉ की पढ़ाई की है। हम लोगों को यहाँ पर पूछा गया है कॉलेज, तो कॉलेज में हम लोग क्या आंसर करेंगे? सामलदास आर्ट्स कॉलेज। ठीक है, कहाँ पर है? तो बोलेंगे भावनगर में ये मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंडियन ओपिनियन बोलेंगे। इंडियन ओपिनियन कौन कौन से भाषाओं में लिखा गया था? तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा। ठीक है, इंग्लिश भाषा में भी इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट सवाल रिपीटेड सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो द इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट सवाल है, फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? तो ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डरबन, दक्षिण अफ्रीका। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो बोलेंगे 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। यही बार इसमें महात्मा गांधी का जो सबसे पहला आश्रम है इसी को माना जाता है, फिनिक्स फार्म को। नेक्स्ट सवाल है, एम के गांधी किसके समर्थक थे? तो ये राजनीतिक वर्ड से रिलेट नहीं होगा, दार्शनिक वर्ड से रिलेट होगा। दार्शनिक अराजकतावाद के ये समर्थक थे। मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे और सत्ता में ये विश्वास नहीं करते थे, इसलिए अपने आप को दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक मानते थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन से थे? रामराज के लिए इन्होंने दो चीज़ों को इन्होंने अपना हथियार बनाया था, सत्य और अहिंसा को। ठीक है, सत्य और अहिंसा। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी नंबर में आपको दिख रहा है। 8 नंबर है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा का सही अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी कहा भी करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप यानी बिना किंतु परंतु किए हुए एक्सेप्ट करना चाहिए और गांधी जी के धर्म और कर्म दोनों में ये चीज़ समाहित था। नेक्स्ट सवाल है, गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवादी के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ये तो क्लियर कट है कि गांधी जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए मार्क्सवादी आपको दो ऑप्शन में दिखेगा, ए और डी में। लेकिन ये एक समाजवादी भी थे क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। और वे लुई फूसर से ये एक बार कहे भी थे कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। तो मेरे समाजवाद का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा था कि मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, यानी सभी वर्गों का उदय होना चाहिए। SC, ST, OBC कोई भी हो, जनरल सबका उदय होना चाहिए, किसी एक खास से उनका संबंध नहीं है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद का भी झलक मिलता है, इसलिए यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर। 10वां सवाल है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो अंतिम स्थान वो मानते थे स्ट्राइक को।
जब कुछ नहीं बचा है तब हड़ताल में जाते थे, नहीं तो उपवास, धरना, बहिष्कार सबसे काम वो चला लेते थे। अगला सवाल है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि उनका कभी भी उद्देश्य नहीं रहा था कि शत्रु को पराजित करना है। वे शत्रु का हृदय परिवर्तन करने में विश्वास करते थे और सत्याग्रह को इसी में वो सफल समझते थे कि अगर कोई शत्रु है और वो उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और सत्य के रास्ते पर वो चलने लगे, इससे बड़ा उनके लिए कोई भी उपलब्धि नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का अस्थायित्व। गरीबी सबसे बड़ा हिंसा का एक रूप है और ये गरीबी के पक्षधर नहीं थे कि गरीबी कई सारी समस्याओं को ये जन्म भी देती है। इसलिए इन्होंने एक लाइन बोला था, पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, ये वर्ड गांधी जी का है। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या तरीका बताया? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए सही तरीका बताया आत्मनियंत्रण। मतलब अपने आप को आप कंट्रोल कर लें, सेल्फ कंट्रोल कर लें, तो बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते, जनसंख्या कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आपको नसबंदी, निरोध, लूप वगैरह का यहाँ पर कोई भी सहारा लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे कॉपर टी लगाते हैं, कॉन्डम का प्रयोग करते हैं, या फिर कई सारे पिल्स जो होते हैं, दवाइयाँ, वो सब का प्रयोग करते हैं, नसबंदी किया जाता है। ये सब का प्रयोग यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन है। पहले आपका ऑप्शन क्या है? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप में कंट्रोल करना ज़रूरी है। 13 का ए आंसर होगा। 14 नंबर है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये आपका रहे थे 21 साल तक। ये गुजरात के व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, इन्हीं का ये केस लड़ने के लिए कहाँ पर गए थे? तो ये गए थे अफ्रीका। और अफ्रीका में कब गए थे? 1893 में। और लौटे कब थे? 1915 में। तो ऑप्शन आप क्लोज देखिएगा तो 21 वर्ष आपको आंसर मिल जाएगा। 15 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 9 जनवरी का दिन था, 1915 में ये लौटे थे। और इसी 9 जनवरी को आज भी हम लोग क्या मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस है ना, प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी के आने की खुशी में ये दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? बात कुछ इस प्रकार से है कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को गोरे काले, है ना, गोरे काले जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नस्लीय भेदभाव। तो नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा था और वो एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी यानी जनरल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसी का ये विरोध किए थे और उसी समय पीटर मारिट्सबर्ग जो लिखा हुआ है यहाँ पर, पीटर मारिट्सबर्ग, वहीं से इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर है ये जगह? दक्षिण अफ्रीका में। M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सबसे पहले भाग लिया था? तो 1901 में सबसे पहले इन्होंने भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन में। और किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे? तो याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में। और पूरे जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनमें से सिर्फ इसी अधिवेशन में वो अध्यक्ष रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यहाँ पर अहमदाबाद के बाहर आपको मिल जाएगा। अहमदाबाद का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कोचरब क्षेत्र, है ना, उसी क्षेत्र के बाहर में स्थापित किया गया था। बाद में बहुत सारे आर्थिक गतिविधि और संचालन की सुविधा को देखते हुए 17 जून 1917 को ये साबरमती आश्रम के किनारे स्थापित कर दिया गया था। 19 नंबर है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे कौन सा आश्रम बनाया था? तो सत्याग्रह आश्रम इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है 20 नंबर, महात्मा गांधी से संबंध निम्न आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो पुराना आपका होगा फिनिक्स फार्म। साबरमती कभी भी मत कीजिएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना याद कीजिए 1904 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पुराना तो यही हुआ। कहाँ पर? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। बाद में आपका 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोल दिया गया इसे, और उस समय से 1904 से स्थापना करने के बाद फिर कुछ दिनों के लिए बंद भी हुआ था, तो 2000 से ये ओपन है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? तो बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में एक पारसी थे जिनका नाम था रुस्तम। ठीक है, रुस्तम ने एक हॉस्पिटल खोला था और पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं, धर्म के लिए अस्पताल खोला था। और वहीं पर
दिन दुखियों को हेल्प करते रहे, कौन, गांधी जी, और कंपाउंडर के पोस्ट पर वहाँ पर काम कर रहे थे। बाद में एक युद्ध वहाँ पर हुआ था जिसका नाम है बोयर का युद्ध, और उसी बोयर के युद्ध में कई घायल सिपाहियों की देखभाल भी किए थे और सेवा भी किए थे। तो वहीं से सेवा धर्म की इनकी शुरुआत हो गई थी। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 नंबर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से ये किस प्रकार प्रभावित हुए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सच्चे उदारवादी नेता थे और ये मृदु न्यायप्रिय होने में विश्वास रखते थे, और देश का पुनरुद्धार में ये राजनीतिक बवंडरों का सहारा नहीं हो, यही ये मानते थे, और साध्य और साधन ये दो चीज़ों पर ये विश्वास करते थे। इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु एक्सेप्ट कर लिए थे। नेक्स्ट आपका 23 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रिय रहना, है ना। आज के नेताओं के जैसे अपना बिल्डिंग खड़ा करना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जन कल्याण यानी जो पीपल हैं, जो जनता है, उसके कल्याण के लिए एक्टिव हमेशा रहने के लिए बात बोला जाता है, दिखाने के लिए नहीं, सच्चे मायने में, ठीक है। और एक जो नेता होता है वो सामाजिक उत्थान हमेशा चाहता है, यही उसका राजनीति का सबसे बड़ा आपका मायने है। सामाजिक उत्थान होना चाहिए, समाज में लोगों का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उनमें से कौन सा विशेषता नहीं है? तो सत्ता उसमें नहीं है। ये स्टेटलेस सोसाइटी के स्थापना पर बल देते थे, जहाँ पर सत्ता का प्रलोभन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी के एक भतीजे थे जिनका नाम था मगन लाल गांधी। क्या बोलेंगे? मगन लाल गांधी। इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, सदाग्रह, और एक कंपटीशन में इसको यूज़ किए थे, और जिसके कारण से उन्हें एक अवार्ड भी मिला था, एक पुरस्कार भी मिला था। और इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है, एक आपका सत्य और एक आपका दृढ़ता। बाद में महात्मा गांधी बोले कि इसको हम और चेंज करना चाहते हैं, और बाद में इसको चेंज कर दिया सत्याग्रह। तो सत्याग्रह चेंज करने वाले व्यक्ति कौन बने? तो महात्मा गांधी बने। नेक्स्ट सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो फ्रेंड, सबसे पहले सत्याग्रह का जो रिकॉर्ड है वो महात्मा गांधी के नाम पर समर्पित है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल ही सत्याग्रह कहलाता है। महात्मा गांधी ने इसे सबसे पहले कहाँ पर यूज़ किया था? तो 1917 में चंपारण, बिहार में इसे यूज़ किया था, ठीक है। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो जी हाँ, इसमें भी आंसर चंपारण होगा। और लखनऊ में राजकुमार शुक्ल, जिनका बिहार से संबंध है, और महात्मा गांधी, जिनका गुजरात से संबंध है, ये दोनों आपस में मुलाकात किए थे। कहाँ पर? लखनऊ में। और फिर यहाँ पर चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे राजकुमार शुक्ला ने, और फिर उनके आमंत्रण पर गांधी जी 1917 में वहाँ पर पहुँचे भी, और सत्याग्रह का सबसे पहले यूज़ भी किए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं? तो ये निष्क्रिय विरोध के लिए सबके लिए जाने जाते हैं। जब महात्मा गांधी डरबन, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, तो वहाँ जो संघर्ष वो किए थे उनको ये निष्क्रिय विरोध के नाम से पुकारे थे, निष्क्रिय विरोध। लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसको पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, और इसका नाम रख दिए क्या? सत्याग्रह। निष्क्रिय विरोध का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि यह एक राजनीतिक अस्त्र है, क्या ना, उनका ये मानना था कि ये राजनीतिक अस्त्र है। और सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह एक शक्ति है। कैसी शक्ति है? तो नैतिक शक्ति। इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंस में गया और ये नेगेटिव सेंस में गया। इसलिए बाद में उन्होंने कहा कि ये दोनों एक नॉर्थ पोल में हैं तो एक साउथ पोल में है, इसलिए दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। और इसमें बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए ये अंग्रेज़ों के खिलाफ कहा था कि विदेशी वस्त्र का बर्बाद जितना भी होगा वो आपका अंग्रेज़ों के साथ में सही व्यवहार है, ठीक है। तो इसमें कौन कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट 30वां सवाल है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या समझता था? तो एक आपका समझता था यहाँ पर बाजार,
ठीक है। ये बाज़ार कि वहाँ पर हम लोग इंग्लैंड में क्या करेंगे, इंग्लैंड में अंग्रेज़ जितने भी रहेंगे वो मालों का उत्पादन करेंगे, उत्पादन ला करके इसको कहाँ पर बेच देंगे, तो भारत में ला करके इसको अच्छे दामों में बेच देते थे। तो बाज़ार ये समझने का यहाँ पर प्रयास करते थे। 31 नंबर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है। तो चंपारण सत्याग्रह का आपको कालक्रम याद होगा 1917। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो है ये फरवरी मार्च 1918 होगा। नेक्स्ट खेड़ा सत्याग्रह है, तो खेड़ा सत्याग्रह का वर्ष है मार्च 1918, है ना। और असहयोग आंदोलन का ईयर है 1920 से लेकर के 22। तो इसमें अगर सही क्रम में आप सजाइएगा तो आपको 1 2 3 4 सीरीज में मिल जाएगा, तो बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सजाना है। रॉलेट एक्ट का ईयर कितना है, तो ये है 1919। चंपारण का 1917, खेड़ा का 1918 लेकिन मार्च, और जो हमारा बच गया अहमदाबाद ये है फरवरी मार्च 1918। इसके अनुसार से इसको सजाने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन आपके पास में है 2 4 3 1 1 2 3 4, तो इसमें 2 4 1 दिन होगा, ठीक है। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था, तो चंपारण में किया था। ये कई बार हम लोगों ने अभी देख भी लिया है। और किसके खिलाफ किया था, तो 3 कठिया प्रथा के खिलाफ किया था कि 20 में से, है ना, 20 में से 3 हिस्सा जो रहेगा उसमें नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इससे किसानों का ज़मीन क्या हो रहा था, बंजर हो रहा था। और गांधी जी को बुलाए कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल ने बिहार आमंत्रित किया था चंपारण में। 34वां सवाल है, गांधी जी के बारे में कौन सा सही है, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी, बिल्कुल सही है। कस्तूरबा के साथ 13 साल में उनका शादी भी हो गया था। लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन भी गए थे, और रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से वो सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, और यही उनके जीवन को बदला था। इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के बारे में कुछ यहाँ बातें लिखी हुई है ना, और कौन सा बात उनको सबसे अधिक जीवन में प्रेरणादायक लगा था, जो उनके जीवन को बदला था, उसके बारे में यहाँ पर सवाल है ना। तो जानकारी आपके साथ में कुछ हम शेयर कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, तो उस समय वे एक पुस्तक को पढ़े थे जिसका लेखक थे जॉन रस्किन, और जॉन रस्किन की बुक जो थी उसका नाम क्या था, अनटू दिस लास्ट। और इस चीज़ की जानकारी कहाँ पर दी गई है, तो ये महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है उसमें दी गई है। और उन्होंने ये बताया है कि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था और इससे 3 बातों को सीखा था, और 3 बातों में से सबसे प्रमुख जो बात थी वही थी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यानी एक व्यक्ति के कल्याण से कुछ होने वाला नहीं है, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का जब कल्याण साथ में होगा तब असल में वो कल्याण से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 35 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है, तो तीनों से प्रभावित रही है। तीनों से प्रभावित कैसे रही, तो ध्यान रखिए, थोरो जो थे, थोरो से इन्होंने क्या सीखा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा जो 1930 में आया था, याद कीजिए। उसके बाद रस्किन से क्या सीखा, तो रस्किन से इन्होंने सीखा था कि जो किसी प्रकार का फिजिकल वर्क है, शारीरिक श्रम है ना, उसका सम्मान करना चाहिए। और टॉलस्टॉय से क्या सीखा, तो ईश्वर का राज्य किसके अंदर होता है, तो मानव के अंदर होता है, ठीक है। यानी ईश्वर का निवास कहाँ पर है, आपके अंदर में ही है। तो ये तीनों चीज़ें इन्होंने यहाँ से सीखी थी, और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो ये संबंधित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। किसके खिलाफ में, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ में। और बंगाल विभाजन के समय जो यहाँ पर वाइसराय थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में गांधी जी यहाँ पर नहीं थे, वो आए कब थे भारत में, 1915 में आए थे। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा। 38वां सवाल है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो किसका नहीं किया था, तो बोलेंगे बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व उन्होंने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का ईयर कितना है, 1942। सविनय अवज्ञा का 1930, खेड़ा का 1918, और बारदोली का कितना है, तो बारदोली का आपको मिल जाएगा 1924, ठीक है, 1924। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये जो है ना 1924 ने कीजिएगा, 1928 कर लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है, गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किए, बिल्कुल सही किए हैं। असहयोग आंदोलन शुरू किए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए, ये भी किए हैं, है ना। तो इसमें तीनों सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, गांधी जी का कहना था कि हरिजन सेवा मेरा जीवन का श्वास है और इसलिए मैं इसके बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। यानी जाति विहीन अछूत हरिजन की सेवा में भी ये अपना समय लगाते थे, है ना। तो इसलिए इसमें तीनों आंसर सही हो जाएगा। 40वां सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये कब हुआ था? 1917 में, और तीन कटिया प्रथा के खिलाफ में हुआ था। 42 नंबर क्या है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किसने किया था? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर इसमें आंसर होगा। कई सारे लोग सुभाष चंद्र बोस कर देते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। और गांधी जी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो सफल करने के कारण से ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के नाम से पुकारा था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो सचिव थे प्यारे लाल। ठीक है, प्यारे लाल। प्यारे लाल जो थे ये आपका नवाखली काल में इनके सच्चे एक सचिव सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर उपलब्ध थे। और इनकी बहन जिनका नाम था डॉक्टर सुशीला नैयर, है ना, सुशीला नैयर। तो सुशीला नैयर जो थी वो गांधी जी की पर्सनल डॉक्टर थी। प्यारे लाल गांधी जी के दांडी मार्च में भी काफ़ी भूमिका निभाए थे, ये चीज़ भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका 44, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो किस में भाग नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप से? तो वाइकोम सत्याग्रह में। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। केरल में एक जगह का नाम सुने होंगे, त्रावणकोर। वहीं पर ये मंदिर प्रवेश को लेकर के ये आपका सत्याग्रह हुआ था और उसमें गांधी जी ने इनडायरेक्ट समर्थन किया था, डायरेक्ट जा कर के भाग नहीं लिया था। मंदिर में कौन घुसेंगे कौन नहीं घुसेंगे, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का अस्पृश्यता छुआछूत का एक सत्याग्रह था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह का 2 स्टेटमेंट दिया है। क्या महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया? तो बिल्कुल भाग लिया, इनडायरेक्ट लेकिन लिया है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था, बिल्कुल। इसमें जातिगत और अस्पृश्यता दोनों का भाव झलकता था और इसमें विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। 1924-25 में ये आपका सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट आपका, तो इसमें आंसर क्या करेंगे? इसमें आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, सी इज़ द राइट आंसर। 46 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? तो रायपुर नाम सुने होंगे छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर के धतमारी वाली जगह में, धतमारी बोलेंगे नहीं, धमतारी बोलेंगे, तो धमतारी वाली जगह में ये आपका आगमन हुआ था। बाद में इसी जगह पर वो एक बार फिर आए थे, कब? 24 नवंबर 1933 को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो शिक्षक थे JB कृपलानी, है ना। बाकी AN सिन्हा वकील थे, ये भी वकील थे, और राजेंद्र प्रसाद भी लास्ट में वकील बन गए थे। शुरू में ये भी शिक्षक थे, लेकिन जो शिक्षक हमेशा के लिए रहे हैं उनका नाम है JB कृपलानी। 48 नंबर सवाल है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो जेल जाने व्यक्ति का नाम क्या है? तो बोलेंगे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज एक सेठ थे और गांधी जी के बहुत बड़े सहयोगी थे, निकट सहयोगी थे, और ये कांग्रेस के कैशियर भी रहे हैं लंबे समय तक के लिए। और 1923 में झंडा सत्याग्रह में भी भाग लिया, और 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के बाद 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये भाग लेने के कारण ये जेल गए थे। 49 नंबर सवाल है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और महात्मा गांधी व निकट सहयोगी हैं। कौन सहयोगी थे? अभी तो हम लोग पढ़े, जमनालाल बजाज इज़ द बेस्ट आंसर। और एक सवाल देखिएगा इसमें, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये बहुत ही अच्छे अंग्रेजी मित्र रहे हैं महात्मा गांधी के, रेवरेंड चार्ली एंड्रोज। इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये सेंट स्टीफन कॉलेज
सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में ये एक हेडमास्टर के पोस्ट पर तैनात थे। इनका भारतीयों से गहरा लगाव था और वे हर भारतीय के तरह अपने आप को देखना चाहते थे, यानी भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, महात्मा गांधी, इनके साथ इनका घनिष्ठ संबंध रहा था। ये दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ भी रहे थे और गांधी जी ने गरीबों के प्रति इनके निरंतर चिंता को देखते हुए एक इन्हें उपाधि भी दिए थे, जिनका नाम क्या था, दीन बंधु। ये एग्ज़ाम में सवाल आ चुका है, तो दीन बंधु का इन्हें उपाधि भी दिए थे। और 1925 और 1927 में ये आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी के साथ भाग लेने के लिए कहाँ चले गए थे, तो ये लंदन चले गए थे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली महात्मा गांधी के साथ आए थे 1920 में, जब 1920 में छत्तीसगढ़ गांधी जी आए थे तब। और इनका आगमन जो हुआ था वो पंडित सुंदरलाल शर्मा के निमंत्रण पर हुआ था। ठीक है, मौलाना शौकत अली प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जो खिलाफत कमेटी के सदस्य भी रहे थे। इनके भाई का नाम था मौलाना मोहम्मद अली और इसी ने एक पत्रिका मैगजीन निकाला था जिसका नाम है द कॉमरेड। ठीक है, शौकत अली प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिए थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? है ना, किस जेल को ये मंदिर के नाम से पुकारते थे? तो इसका सही आंसर है यरवदा जेल। यरवदा जेल महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित है और यहीं पर गांधी जी को 1930 में कैदी बना करके रखा गया था। जेल में जब गांधी जी थे तो अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए इस जेल को उन्होंने मंदिर की संज्ञा दे दी थी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने 1934 में ही छोड़ दी थी। 1901 में आपको पता होगा कि 1901 में ये एंट्री लिए थे, लेकिन 1934 में ये सदस्यता इसकी छोड़ दिए थे। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो फ्रेंड्स, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बड़े ही मार्मिक स्वर में कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे। इस तरीके का स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने पुकारा था? तो इसका सही आंसर है माउंटबेटन। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था और उन्होंने ही कहा था कि जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते वह काम गांधी जी ने करके दिखाया था। यानी 50,000 अगर सिपाही उनके पास हथियार है, वो जो काम करके नहीं दिखा पाएंगे वो गांधी जी ने करके दिखाया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें? यानी जो पहला साल है उस समय ज़्यादा आपको बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, सीखना है। और ये उनके गुरुजी ने हिदायत दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, जो इनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। भारतीय राजनीति में प्रवेश एवं विद्यार्थी के रूप में पहले वर्ष और बाद में फिर पर्यवेक्षक सलाह किसने दिया था? तो ये भी गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर होगा। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि
पहले साल जो रहेंगे वो विद्यार्थी के रूप में रहिए, फिर आगे चल करके आप मुंह खोलिए और बोलिए। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। तो ये गांधी जी का कथन था कि अगर आपका एम ही, आपका ऑब्जेक्टिव ही खराब है तो आपका साधन गलत ही होगा, और गलत साधन भी है तो आप सही उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। निम्नलिखित में से कौन से इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है या राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकते। ऐसा किसका कहना है कि जिसके पास में इंसानियत ही नहीं है ना, वो राजनीति के हिसाब से वो सही कैसे हो सकता है। तो ये बात कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के पीछे एक प्रबल समर्थक थे, और उनका ये मानना था कि जिसके पास में नैतिकता है ही नहीं, वो राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। इसलिए वो नैतिक दृष्टिकोण से जो गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही हो ही नहीं सकता। इसलिए गांधी जी के बारे में ये कहा भी जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में वो संत थे, और संतों में भी क्या थे, वो राजनीतिक थे। यानी ये दोनों इंटरकनेक्टेड था, जो गांधी जी के चरित्र को दिखाता है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ कहाँ किया था, है ना। तो सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इस ऑप्शन में चंपारण सत्याग्रह नहीं दिख रहा है। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में, और ये वेतन कहाँ से रिलेटेड है, तो अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में जो कॉटन मिल था वहाँ के मजदूरों का एक हड़ताल था, जिसमें प्लेग के बोनस को लेकर के विवाद था, और गांधी जी के 3 दिन के अनशन के बाद, है ना, एक समझौता हो पाया था, और फिर जो मिल के मालिक थे उनको मजदूरों को बोनस भी देना पड़ा था, ठीक है। प्लेग बीमारी फैल गया था, उसी के विरोध में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार मूल हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार जो भूख हड़ताल होगा, मूल हड़ताल लिखा हुआ है, भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया गया था। वो कहाँ पर किया गया था, तो बोलेंगे अहमदाबाद के हड़ताल में, ठीक है। अहमदाबाद के हड़ताल में किया गया था, और ये सफल भी हुआ था, और भारत में सबसे पहला भूख हड़ताल यहीं पर गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है 62 नंबर, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो ये वाराणसी में दिया था। वाराणसी में कब दिया था, तो फरवरी 1916 में। कहाँ पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के समय ये अपना भाषण दिए थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था, तो बंधुआ मजदूरों का जो एक अभियान था वो स्टार्ट हुआ था चंपारण से, क्योंकि चंपारण में जो नील की खेती करने वाले किसान थे वो एक प्रकार से बंधुआ जो मजदूरी है वही करते थे, और जो किसान होते थे वो बगान मालिक के अंडर में काम करते थे। तो बगान का जो मालिक रहता था वो गोरे लोग होते थे। तो यहीं से इस शुरुआत किए थे। इसमें ऑप्शंस आपके गलत हैं, चंपारण इज द राइट आंसर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, ठीक है। सत्याग्रह जो चला था 1917-18 में कहाँ पर, अहमदाबाद में, ठीक है। तो इसमें हिस्सा लिया था इसमें लेबर ने, है ना, क्योंकि अहमदाबाद मील मजदूर आप सुने होंगे, वहीं पर ये सत्याग्रह चलाया गया था। और आपको बता दिए कि प्लेग बोनस जो हम लोग बोलते हैं, वो प्लेग बोनस को लेकर के ये आपका जो हड़ताल किया गया था, उसी हड़ताल के समर्थन में यहाँ पर गांधी जी पहुँचे हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो बिल्कुल अहमदाबाद संघर्ष। कब हुआ था, तो 1918 में, ठीक है, 1918 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था, तो देखिए अलग तरीके से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें सूती मिल यानी कॉटन जो मिल वर्कर्स हैं उन्हीं के यहाँ पर अधिकारों की रक्षा के लिए और उनके प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। इसके बाद है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फॉर्म स्थापित की थी। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है।
ठीक है, जहाँ सोना का भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। और बाकी इसमें जितना शहर है वो आपका यहाँ पर देखिएगा तो 4, 5, 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस समय तो गांधी जी इस सब में थे ही नहीं। 1903 से लेकर के 1910 तक यहाँ पर जोहान्सबर्ग, जहाँ पर उन्होंने अपना लॉ फॉर्म स्थापित किया था, वो रहे थे। तो 4, 5, 6 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। 68 नंबर है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा लक्षण इसमें नहीं दिखता है, ये आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो गांधी जी जो है वो मशीन है ना, यहाँ पर देखिएगा मशीनीकरण जो लिखा हुआ है इसके पक्षधर नहीं थे, लेकिन यूएसए में हो इसके लिए वो पक्षधर थे, है ना। तो यही वाला आपका ऑप्शन गलत है। यानी इसको अगर हम बताएं तो इसको आप ऐसे समझ लिख सकते हैं कि गांधी जी जो थे उनका एक विचार था कि जो कोई भी देश है तो उसकी अर्थव्यवस्था, इसको जो इकोनॉमी है, वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि, वहाँ पर रहने वाले लोग, है ना, ये सब निर्धारित करते हैं, है ना। और यहाँ पर बोला जाता है कि निवासियों के, जो देश के निवासी होते हैं, उनके स्वभाव को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए और निश्चित किया जाना चाहिए कि इन्हीं के आधार पर वहाँ इकोनॉमी चले। तो ये आपका जितना भी है मैकेनाइजेशन जो लिखा हुआ है, मशीनीकरण, भारत में नहीं होना चाहिए, ये गांधी जी चाहते थे, लेकिन यूएसए में हो, क्योंकि यूएसए का जो वहाँ का भूमि है, जलवायु है, अलग टाइप का है। तो इसमें गांधी जी बोलते थे कि यूएसए में मैकेनाइजेशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर आपका दिया हुआ है, डी नंबर। 69 नंबर है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों के सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, किससे किया जा सकता है, जो एक बोल सकते हैं अनटचेबिलिटी, जैसे मान लीजिए कि छुआछूत है, तो छुआछूत में अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जगह पर कुटीर उद्योग चलाते हैं, एक जगह पर मिल बैठते हैं और काम चलाते हैं। जैसे कुटीर उद्योग में कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गुड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, घास कूटना, जैसे आपका तेल पेरना हो गया, कागज़ बनाना हो गया, चमड़े का काम हो गया, ये सब मिल बैठ करके एक जगह पर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आर्थिक सुधार भी हो जाएगा, सामाजिक सुधार भी हो जाएगा, और साथ साथ में यहाँ पर जो छुआछूत है ये सब भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य क्या है ना। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कम निवेश हम लोग करें और उससे क्या हो जाए, ज़्यादा उत्पादन हो जाए। ठीक है, इस शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो आर ए मासेलकर। ठीक है, R.A. मासेलकर और प्रोफेसर प्रहलाद। ठीक है, क्या बोलेंगे, R.A. मासेलकर और प्रहलाद प्रोफेसर। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर के गांधीयन इनोवेशन वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई, खेड़ा सत्याग्रह 1918, है ना, सविनय अवज्ञा हुआ था 1930 में, है ना, असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में, और फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में। तो आप यहाँ पर आराम से समझा सकते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 72 है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था। तो कई बार आपको हम क्वेश्चंस में अभी बता भी चुके हैं। रामकृष्ण शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था बिहार में। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी की घटना किसने आकर्षित किया, तो सेम इसमें राजकुमार शुक्ल होंगे, पंडित राजकुमार शुक्ल के नाम से ये जाने जाते हैं। और चंपारण में जो 3 कठिया प्रथा था वो 3/20 भूभाग पर नील की खेती से संबंधित था। सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो जी हाँ, चंपारण से ये आरंभ हुआ था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था, तो चंपारण आंदोलन खास करके नीलकर्मी, जो नील वर्कर्स हुआ करते थे, जो इंडिगो वर्कर्स हुआ करते थे, उन्हीं के समस्याओं के समाधान के लिए ये सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा था। यानी 3 कट्ठा पर आपको क्या करना पड़ता था, तो नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी गई थी। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का अर्थ क्या है, तो वही 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना है। 3 कठिया कानून किस पर खेती पर लागू होगा, तो नील की खेती पर लागू होता था। नील को आप देख सकते थे, इससे कलर बनता था, लेकिन नुकसान क्या
क्या था कि ये आपका भूमि को बंजर कर देता था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या का निदान करने के लिए राजी किया था। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका गलत है। गलत क्यों भाई? क्योंकि पंडित राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया था, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं। और चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी थे या नहीं थे? तो बिल्कुल ये आपके उसमें शामिल थे। यहाँ पर एक लोग नहीं थे। जैसे आपको कुछ नाम बताते हैं, एक नाम सुन लीजिए, जेबी कृपलानी, फिर आपका हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, ये भी साथ में थे। महादेव देसाई, इसके बाद CF एंड्रूज, ये भी साथ में थे। इसके बाद डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, फिर है राज किशोर प्रसाद, HS पोलाक, ये सब सारे लोग गांधी जी के साथ थे। गांधी जी अकेले थोड़े न थे। तो यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कहते, सहयोगी के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, ये सब नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसमें से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो गया? सिर्फ 2 इसमें आंसर हो जाएगा। 81 चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो साथ देने वाले इतने हम आपको बता दिए कि आराम से आप बना सकते हैं। और इसमें आंसर क्या होगा? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। जवाहरलाल नेहरू प्रचंड नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, है ना, महादेव देसाई थे, मणिबेन पटेल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल, यही तो आमंत्रित किए थे। नेक्स्ट है 83, है ना, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन किसके विरोध में था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नकदी फसल, कैश क्रॉप के विरोध में। कैश क्रॉप का किसको रखा गया था? तो वही इंडिगो को रखा गया था। ठीक है, जब चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 में, तो ब्रिटिश सरकार 1918 में चंपारण कृषि राहत अधिनियम भी लाई थी और जो ये प्रथा चल रही थी 3/20 वाला, उसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो महात्मा गांधी ने इसका काफ़ी विरोध किया, है ना। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में नियोजित विकास नहीं होना चाहिए, इसमें उद्योग और मशीन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो उद्योग और मशीन अगर बढ़ेगा तो उससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे देश में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, इसलिए ये आपका भारत में नियोजित विकास का विरोध करते थे। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? है ना, तो नहीं में किसका नाम आएगा? तो नहीं में जयप्रकाश नारायण का नाम आएगा। बाकी आपको हम पहले ही अभी कुछ देर पहले बताएं कि जितने भी ABC हैं वो सब चंपारण आंदोलन से संबंधित है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? फिर से क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो इसमें कौन नहीं होगा? आंसर बताइए। इसका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। ठीक है, बिहार के ये बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन चंपारण सत्याग्रह में ये शामिल नहीं थे। इसके बाद है, चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। कुछ ऐसा हुआ था कि 19वीं सदी जब समाप्त हो रहा था, तो उस समय जर्मनी में केमिकल जो कलर्स है उसका बढ़ावा होने लगा था। ठीक है, केमिकल कलर्स धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलते जा रहा था। तो उस समय जो इंडिगो था, इंडिगो नील, उसकी खेती में काफ़ी कमी आ गई थी। और कमी हो गई थी तो जो किसानों के ऊपर में, है ना, बागान के मालिक हुआ करते थे, वो भी किसानों का यहाँ पर शोषण करने लगे, है ना। और किस तरीके से शोषण? तो ये तो बागान के मालिक समझ गए थे कि अब तो नील की खेती करना ज़्यादा आपका बेनिफिशियल है नहीं, क्योंकि जर्मनी का कलर्स पूरा आपका दुनिया में छा रहा था। तो उस समय अगर देखेंगे तो ये किसान क्या कर रहे थे, किसान भी मन नहीं दे रहे थे कि हम लोग
यहाँ पर नील की खेती करें और ये यहाँ से मुक्ति पाना चाहते थे। तो मुक्ति पाना चाहते थे तो जो परमिट होता था, जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए अंग्रेज इनसे काफ़ी ज़्यादा कर वसूलना चाहते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहाँ पर ये फसलों से संबंधित है ना, कमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, ये सब जो है वो सबसे ये आपका संबंधित होगा। 88 चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था, है ना, कौन नहीं था? तो इसमें अगर देखेंगे तो चंपारण में जो जांच समिति बनी थी उसके अध्यक्ष FG सलाई थे, FG सलाई। और इसके अतिरिक्त इसमें DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह और G रेनी थे। इसमें शामिल कौन नहीं थे? तो बोलेंगे इसमें शामिल अनुग्रह नारायण नहीं थे, बाकी इसमें शामिल थे। महात्मा गांधी को शामिल नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाता। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो चंपारण में आरंभ किया था। ठीक है, अब क्वेश्चंस आपके सब बन जाएंगे। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? तो इसमें देखिए राजकुमार शुक्ल ने ये आमंत्रण दिया था। 91 नंबर है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो फिर से चंपारण आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, 92 महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह, अगेन चंपारण आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह? चंपारण हो जाएगा। इतना बार आपका सवाल ये सब पूछा गया ना, रिपीटेड सवाल है ना, तो ये सब क्वेश्चंस एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, ध्यान से करते जाइएगा। किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो अगेन राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। 95 नंबर, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? अगेन फिर से देख सकते हैं पंडित राजकुमार शुक्ल का, कई बार नाम आ चुका है। 96 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है ना, गलत वाला चूज करना है आपको यहाँ पर। तो अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर किसानों से जुड़ा हुआ था, सही है ना, 3 कठिया प्रथा, सही है। कृपलानी सहयोग थे, बिल्कुल सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, यही तो गलत है। संपूर्ण भारत में कहाँ, सिर्फ बिहार के चंपारण में। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। अगला है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता के तौर पर महात्मा गांधी को जाना जाएगा, ये आपके नेशनल नेता हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि चंपारण सत्याग्रह को मैक्सिमम लोग सपोर्ट किए, लेकिन विरोध किसने किया था? तो ये विरोध किया था NG रंगा ने। ठीक है, NG रंगा ने विरोध किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही, है ना, महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिए थे? महात्मा की उपाधि दिए थे। 99 है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? ठीक है, तो आपको पता होगा कि उस समय आपका अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। यानी जब खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था तो उस समय अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स में कमी नहीं की गई थी, है ना, तो ये कारण था। प्रशासन का यह प्रस्ताव कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त, गलत। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू होगा। ठीक है, 1793 में लागू हो चुका था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का यहाँ पर कोई भी स्कोप यहाँ पर नहीं था, ये अकाल का केस था। इसलिए सही आंसर क्या होगा? केवल एक। ठीक है, लास्ट सवाल जो है आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है ना, और इस वीडियो को अगर आपको यूज़ करना है तो डिफरेंट एग्जाम्स में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डाइट सवाल आपके एग्जाम में इससे देखने के लिए गांधी जी से मिल जाएंगे, है ना। ये जो वीडियो है गांधी जी और उसके प्रारंभिक आंदोलन पर आधारित था, बाकी इसके बाद और भी वीडियो आएंगे। अगर आप इस वीडियो को 100 लाख तक पहुंचाते हैं और कमेंट में कुछ अच्छी बातें जो आपको अच्छी लगी हैं इस वीडियो से संबंधित लिखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जल्द आ जाएगा। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रखने के लिए आपका शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।